द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट की उस मशीनरी को समझने जा रहे हैं जो इस कानून को आप कह सकती हैं असल ताकत देती है। जी। हम बात करेंगे उन निगरानी संस्थाओं की जिन्हें हम सूचना आयोग कहते हैं। बिल्कुल। आज हमारी चर्चा का केंद्र है आरटीआई एक्ट की धारा 18 जो इन सूचना आयोगों की शक्तियों और उनके कामकाज का पूरा खाका तैयार करती है। अच्छा। अगर आरटीआई एक्ट एक गाड़ी है तो धारा 18 उसका इंजन है। ये वो हिस्सा है जो सुनिश्चित करता है कि कानून सिर्फ कागज पर एक अच्छा विचार बनकर न रह जाए। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस धारा को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसे कहानी के जरिए समझना है। ये अच्छा रहेगा। चलिए एक आरटीआई आवेदन की यात्रा पर चलते हैं जो रास्ते में कहीं अटक जाता है, और हम देखेंगे कि हर मुश्किल मोड़ पर धारा 18 एक आम नागरिक की मदद के लिए कैसे सामने आती है। इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि यह कानून असल जिंदगी में कैसे काम करता है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। मान लीजिए एक नागरिक है जो अपने इलाके में बन रही एक सड़क के बारे में कुछ जानकारी चाहता है। ठीक है। वो एक आरटीआई आवेदन तैयार करता है और संबंधित सरकारी दफ्तर पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही समझ लीजिए पहली दीवार खड़ी हो जाती है। क्या होता? अधिकारी उसका आवेदन लेने से ही मना कर देता है या कहता है कि यहाँ कोई जनसूचना अधिकारी यानी पीआईओ नियुक्ति नहीं है। अब क्या होगा? यहीं से धारा 18 का काम शुरू होता है। इस धारा का जो आधिकारिक शीर्षक है वो है धारा 18 सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य। और इसकी उपधारा 1A ठीक इसी स्थिति के लिए बनी है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपना आवेदन जमा ही नहीं कर पाया है, अच्छा, क्योंकि कोई पीआईओ नहीं है या किसी अधिकारी ने आवेदन लेने से मना कर दिया है, तो वो सीधे सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी खेल शुरू होने से पहले ही अगर कोई रेफरी को मैदान से बाहर करने की कोशिश करे तो आप सीधे मतलब मुख्य आयोजक के पास शिकायत कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये बहुत बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा है। ये सुनिश्चित करता है कि जानकारी मांगने के अधिकार को पहली सीढ़ी पर ही खत्म न किया जा सके, यानी दरवाजा ही बंद ना हो पाए। बिल्कुल, कि अगर जानकारी का दरवाजा ही बंद कर दिया जाए तो भी आपके पास शिकायत का एक रास्ता खुला है। चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह आवेदन जमा हो गया। अब कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर जवाब आना चाहिए। जी। लेकिन 30 दिन बीत जाते हैं, फिर 40 और कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी। मुझे लगता है ये आरटीआई की दुनिया की सबसे आम समस्याओं में से एक होगी। निश्चित रूप से। ये और गलत जानकारी मिलना, ये दो ऐसी समस्याएं हैं जो आयोगों के पास आने वाली लगभग 80% शिकायतों की वजह होती हैं। अरे वाह! और इसके लिए धारा 18 की उपधारा C है जो कहती है कि अगर तय समय सीमा के भीतर जवाब ना मिले तो नागरिक शिकायत कर सकता है। आरटीआई कानून में एक बहुत अच्छी अवधारणा है जिसे डीम्ड रिफ्यूजल यानी मान लिया गया इनकार कहते हैं। मान लिया गया इनकार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर अधिकारी चुप है तो कानून ये मान लेगा कि उसने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। अच्छा। नागरिक को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसे जवाब क्यों नहीं मिला। 30 दिन की चुप्पी ही अपने आप में एक सबूत है। यह जिम्मेदारी नागरिक से हटाकर अधिकारी पर डाल देता है कि वह साबित करे कि उसने देरी क्यों की। और अगर जवाब आता है लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है कि हम ये जानकारी नहीं दे सकते, वो स्थिति उपधारा B के तहत आती है, जानकारी देने से मना कर दिया गया हो। इन दोनों ही सूरतों में, चाहे वो चुप्पी हो या सीधा इनकार, रास्ता एक ही है, सूचना आयोग के पास शिकायत। ठीक है, हमारी कहानी में एक नया मोड़ आता है। 30 दिन के अंदर जवाब तो आ गया, लेकिन उसमें लिखा है कि आपको जो जानकारी चाहिए उसकी फोटोकॉपी के लिए आपको 10,000 रुपए जमा करने होंगे। ये रकम तो बहुत ज्यादा लगती है। ये जानकारी को रोकने का एक और आम तरीका है, उसे इतना महंगा बना दो कि कोई मांग ही ना सके। सही बात है। इसी के लिए उपधारा D है जो अनुचित शुल्क मांगने के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार देती है। आरटीआई के नियम बहुत स्पष्ट हैं कि फीस कितनी हो सकती है और कोई भी विभाग मनमाने ढंग से पैसे नहीं मांग सकता। अब सबसे पेचीदा स्थिति पर आते हैं। मान लीजिए जवाब भी समय पर आया, फीस भी सही थी और साथ में 100 पन्नों का एक दस्तावेज भी भेजा गया। ठीक। लेकिन नागरिक को पता है कि असल जानकारी उन 5 पन्नों में थी जो जानबूझकर उस बंडल से गायब कर दिए गए हैं। या फिर दिए गए आंकड़े आधे अधूरे या गुमराह करने वाले हैं। ये वो स्थिति है जहां आरटीआई का असली इम्तिहान होता है, और इसी के लिए उपधारा E है जो अधूरी, भ्रामक या गलत जानकारी देने के खिलाफ शिकायत का प्रावधान करती है।
ये तो इस कानून की आत्मा लगती है। हैं। इसका संदेश साफ है। आपका काम सिर्फ कोई भी जवाब देना नहीं है, बल्कि सही और पूरी जानकारी देना है। आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, और ये धारा उसी से निपटती है। लेकिन ये साबित करना तो बहुत मुश्किल होगा कि जानकारी जानबूझकर छिपाई गई है। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और यहीं पर सूचना आयोग की जांच की शक्तियां काम आती हैं, जिन पर हम अभी बात करेंगे। अच्छा। ये उपधारा ये स्वीकार करती है कि सूचना युद्ध में जानकारी छिपाने के कई महीन तरीके हो सकते हैं, और कानून को उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तो हमने इनकार, देरी, फीस और गलत जानकारी को देख लिया। क्या कोई और भी स्थिति हो सकती है? देखिए, नौकरशाही बहुत रचनात्मक हो सकती है। कानून बनाने वाले इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक सुरक्षा कवच बनाया, उपधारा F। इसे अवशिष्ट खंड या रेसिड्यूरी क्लॉज कहते हैं। ये कहता है कि अभिलेखों तक पहुंच का अनुरोध करने या प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य मामले में भी शिकायत की जा सकती है। ये एक तरह का सब कुछ शामिल वाला नियम है। मतलब अगर कोई अधिकारी जानकारी रोकने का कोई ऐसा नया तरीका निकाल ले जिसके बारे में कानून बनाने वालों ने सोचा भी ना हो, तो भी वो इस धारा के दायरे में आ जाएगा। बिल्कुल, ये कानून को भविष्य के लिए तैयार बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून के शब्दों से खेला ना जा सके, और पारदर्शिता की जो भावना है वो बनी रहे। ठीक है, तो हमारे नागरिक ने इनमें से किसी एक आधार पर सूचना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा दी। अब क्या होगा? क्या आयोग हर शिकायत पर तुरंत जांच शुरू कर देता है? नहीं, यहाँ एक फिल्टर है। उपधारा 2 कहती है कि अगर आयोग संतुष्ट है कि मामले की जांच के लिए उचित आधार हैं, तो ही वो जांच शुरू कर सकता है। अच्छा। यह आयोग को ओछी या आधारहीन शिकायतों को छांटने का अधिकार देता है, ताकि वे अपने संसाधनों को उन मामलों पर केंद्रित कर सकें जहां वास्तव में कानून का उल्लंघन हुआ है। और एक बार जब आयोग तय कर लेता है कि जांच करनी है, हम्म। तब असली कार्रवाई शुरू होती है। जी। उपधारा 3 कहती है कि जांच करते समय आयोग के पास एक दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होंगी। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आयोग सिर्फ एक आप कह सकते हैं सलाह देने वाली संस्था नहीं है। अच्छा। नहीं, वो आदेश दे सकता है, और तो और उन्हें लागू भी करवा सकता है। इन शक्तियों में कुछ मुख्य बातें शामिल हैं। पहला, वे किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकते हैं और उन्हें पेश होने के लिए मजबूर कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। एक मिनट, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अब ये कोई गुमनाम विभाग नहीं है जो जवाब दे रहा है। अब उस विभाग के एक स्पेसिफिक अधिकारी, मान लीजिए श्री वर्मा, को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश होकर शपथ पर बयान देना होगा कि उन्होंने जानकारी क्यों रोकी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस शक्ति का असली असर है। ये नौकरशाही के गुमनाम पर्दे को चीर देता है। जब किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होती है, तो सिस्टम अपने आप सुधरने लगता है। ये डर कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया जा सकता है, अधिकारियों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। वाकई, ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। और क्या शक्तियां हैं? वे किसी भी दस्तावेज को मंगवा सकते हैं और उसका निरीक्षण कर सकते हैं। वे हल्फनामे पर सबूत ले सकते हैं। वे किसी भी अदालत या दफ्तर से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। संक्षेप में, वे सच्चाई का पता लगाने के लिए एक अदालत की तरह पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो अधिकारी ये कहकर नहीं बच सकता कि फाइल खो गई है? नहीं बच सकता। आयोग उसे ढूंढ निकालने का आदेश दे सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमारे स्रोतों के मुताबिक इस धारा का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, उपधारा 4। जी। इसमें कहा गया है कि जांच के दौरान आयोग किसी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण नियंत्रित कर सकता है, और उसे किसी भी आधार पर यह जानकारी देने से मना नहीं किया जा सकता। क्या इसका मतलब वही है जो मैं समझ रही हूँ? जी हाँ, इसका मतलब वही है। ये इस धारा का ब्रह्मास्त्र है। इसे ओवरराइडिंग अथॉरिटी कहते हैं, यानी सर्वोपरि अधिकार। इसका मतलब है कि जब सूचना आयोग जांच कर रहा हो, तो आरटीआई एक्ट बाकी सभी कानूनों पर भारी पड़ेगा। सभी कानूनों पर? जी। कोई भी विभाग ये कहकर रिकॉर्ड दिखाने से मना नहीं कर सकता कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गोपनीय है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। तो अगर रक्षा मंत्रालय का कोई मामला है और वे कहते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, तब भी आयोग उस फाइल को देख सकता है। जानकारी छिपाने का एक बहाना है। देखिए, निष्पक्ष फैसला देने के लिए रेफरी को पूरा खेल देखने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी कोना उससे छिपा नहीं होना चाहिए। ये पारदर्शिता के सिद्धांत को स्थापित करता है और मनमाने ढंग से जानकारी छिपाने पर एक बहुत बड़ी रोक लगाता है। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या व्यवहार में भी ऐसा होता है? होता है। हालांकि ये सच है
कि कई बार मंत्रालय आयोग के इस अधिकार को अदालत में चुनौती देते हैं, अच्छा, लेकिन अदालतों ने ज्यादातर मामलों में इस सिद्धांत को बरकरार रखा है। वे मानती हैं कि अगर निगरानी करने वाली संस्था को ही आप अंधेरे में रखेंगे तो वो निगरानी कैसे करेगी? यहाँ पर एक उलझन को दूर करना जरूरी है। लोग अक्सर आरटीआई में दूसरी अपील या सेकंड अपील की बात करते हैं, जो धारा 19 के तहत होती है। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। तो फिर धारा 18 के तहत शिकायत और धारा 19 के तहत अपील में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी सवाल है। सरल शब्दों में समझिए, अपील जो धारा 19 में है, उसका मुख्य उद्देश्य है जानकारी हासिल करना। जानकारी पाना? जी, जब आपको जानकारी नहीं मिलती तो आप पहली अपील उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास करते हैं और फिर दूसरी अपील सूचना आयोग में। आपका लक्ष्य होता है कि आयोग विभाग को वो जानकारी देने का आदेश दे। ठीक है। वहीं शिकायत जो धारा 18 में है, उसका मुख्य उद्देश्य है गलत काम की जांच करवाना और अधिकारी को जवाबदेह ठहराना। अच्छा, आप आयोग से ये नहीं कह रहे कि मुझे जानकारी दिलवाइए, बल्कि ये कह रहे हैं कि देखिए इस अधिकारी ने कानून तोड़ा है, इसकी जांच कीजिए। तो एक का फोकस जानकारी पर है और दूसरे का फोकस प्रक्रिया के उल्लंघन पर। लेकिन क्या शिकायत की जांच करते हुए आयोग जानकारी देने का आदेश दे सकता है? हाँ, वो ऐसा कर सकता है और अक्सर करता भी है। लेकिन धारा 18 का दायरा बड़ा है। वो सिर्फ जानकारी दिलवाने तक सीमित नहीं है। वो व्यवस्था में सुधार लाने, गलत काम करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने, जो धारा 20 के तहत होता है, और ये सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। तो इन सब का निचोड़ क्या है? एक आम नागरिक के लिए और एक सरकारी अधिकारी के लिए धारा 18 का क्या मतलब है? एक आम नागरिक के लिए धारा 18 एक गारंटी है। ये गारंटी है कि अगर सिस्टम उनके साथ अन्याय करता है तो उनके पास एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और अदालत जैसी शक्तियों वाली संस्था है जहां वे अपनी बात रख सकते हैं। सही बात है। ये जानने से कि एक मजबूत निगरानी संस्था मौजूद है, नागरिक का आत्मविश्वास बढ़ता है और अधिकार सिर्फ कागजी नहीं रह जाता। और सरकारी अधिकारियों के लिए? स्पष्ट संदेश है। ये उन्हें याद दिलाता है कि वे जनता के सेवक हैं और जानकारी को मनमाने ढंग से रोक नहीं सकते। ये उन्हें बताता है कि अगर वे कानून का पालन नहीं करेंगे तो एक ऐसी संस्था है जो उन्हें तलब कर सकती है, उनसे सवाल पूछ सकती है और उनके रिकॉर्ड की जांच कर सकती है। तो ये सिस्टम में पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। तो धारा 18 वाकई आरटीआई अधिनियम को लागू करने वाली रीढ़ की हड्डी है। ये सूचना आयोगों को वो सारे अधिकार और औजार देती है, एक दीवानी अदालत की शक्तियां और रिकॉर्ड तक निर्बाध पहुंच, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि नागरिक का सूचना का अधिकार केवल एक वादा नहीं बल्कि एक हकीकत है। यही मुख्य निष्कर्ष है। ये पूरे सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए संस्थागत अधिकार और जबरदस्ती करने की शक्तियां, जिन्हें कोवर्सिव पावर्स कहते हैं, वो प्रदान करता है। और इसका संबंध सिर्फ एक कानून से नहीं है, बल्कि हमारे संविधान से है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जानने का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। ये एक बहुत मजबूत संबंध है। बिल्कुल, क्योंकि एक सूचित नागरिक ही एक सार्थक राय बना सकता है और उसे व्यक्त कर सकता है। जानकारी के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधूरी है। सही। धारा 18 उस जानने के अधिकार को जमीन पर उतारने का एक व्यवहारिक जरिया है। ये इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखता है और ये हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। अगर कानून ने सूचना आयोगों को इतना शक्तिशाली बनाया है, तो ये कौन सुनिश्चित करता है कि ये आयोग खुद प्रभावी, निष्पक्ष और स्वतंत्र बने रहें? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या होता है जब इन महत्वपूर्ण आयोगों में आयुक्तों के पद सालों तक खाली पड़े रहते हैं, या जब नियुक्तियों पर राजनीतिक प्रभाव का आरोप लगता है? कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका असर अंततः इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लागू करने वाली संस्थाएं कितनी मजबूत और स्वतंत्र हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे आज के स्रोतों से परे जाकर खोजा जा सकता है।